तो हड्डियों का खोखले होने को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। एक आमतौर पे अगर हम बात करें, जैसे जैसे एक लकड़ी है, तो लकड़ी के अंदर जब दीमक खा जाती है उसको, तो वो लकड़ी जो है वो खोखली हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस को भी हम उसी दीमक खाई हुई लकड़ी से कंपेयर कर सकते हैं कि हड्डियाँ आपकी जो है ना वो उम्र के साथ वो जो है वो कमज़ोर हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स एकदम से आते हैं या फिर जैसे इसे साइलेंट डिजीज कहा जाता है, तो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं ज़्यादातर। तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है, कभी कभी आपको नॉन स्पेसिफिक बैक पेन हो रहा है, हल्का फुल्का कमर में दर्द हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बोन की स्ट्रेंथ कम हो रही है, उसकी वजह से वो बोन लोड नहीं ले पा रही है, तो उसकी वजह से दर्द होता है। तो स्पाइन धीरे धीरे करके पिचकने लग जाता है, जिसकी वजह से हाइट लॉस होने लग जाता है। तो आप देखेंगे कि आप 50 की उम्र में, आपकी फीमेल्स में स्पेशली देखा जाता है 50-60 की उम्र में एक हाइट होती है, लेकिन जब ऑस्टियोपोरोसिस होता रहेगा तो सबसे पहले हाइट छोटी होगी, कई लोग 1 से 2 इंच छोटे हो जाते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी की बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, क्या इसका लिंक है कहीं ऑस्टियोपोरोसिस से? तो अगर विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा आपकी इंटेस्टाइन से। तो कैल्शियम का एक ठीक मात्रा में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस कैल्शियम का ठीक मात्रा में रहने के लिए हमारा विटामिन डी इंटेक जो है वो अच्छा होना चाहिए। हड्डियां खोखली ना हो जल्दी, तो क्या ऐसे 5-6 चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करें? तो डाइट में आपको कुछ चीज़ें हैं जिसका हमेशा ध्यान रखना है। तो जैसे हरी सब्जियां होगी, ब्रोकली होगी, पालक होगी, मेथी होगी, ये सारी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। कौन से टेस्ट हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में पहले से डायग्नोस कर सकते हैं? सो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जो एक स्कैन होता है उसको हम कितने लंबे समय तक दवाइयाँ चलती हैं, किस तरीके की दवाइयाँ रहती हैं? हफ्ते में एक बार ले सकते हैं, या महीने में एक बार ले सकते हैं, या कुछ इंजेक्शन है जो 6 महीने या साल में लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट जो है ये आपका जो है 5 से 10 साल तक चलता है। हमें लगता है कि हमारी जो हड्डियां हैं वो सालों तक स्ट्रांग रहेंगी, बट ऐसा नहीं है। कई बार हमारी कुछ मिस्टेक्स की वजह से हमारी हड्डियां समय से पहले ही खोखली होने लगती हैं, और इस बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जाना जाता है। ये महिलाओं में ज्यादातर कॉमन पाया जाता है, खास करके मीनोपॉज के बाद, क्योंकि जो उनकी बोन लॉस की टेंडेंसी है उस वक्त ज्यादा बढ़ जाती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि महिलाओं में ही, जो मर्द हैं, जो मेल हैं, उनमें भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखी जाती है। तो आखिर ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? क्या इसके कुछ ऐसे संकेत हैं जो हमारा शरीर पहले से देने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे शायद हम लंबे समय से इग्नोर कर रहे होते हैं? अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो इसकी जांच कैसे कराई जाती है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज के इस पॉडकास्ट में हम ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में ही सारी डिटेल जानने समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अनुज चावला, जो कि सीनियर डायरेक्टर है ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। सबसे पहले डॉक्टर, हम यही चाहते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में एक बार आप हमारी ऑडियंस के लिए बता दीजिए कि क्या है ऑस्टियोपोरोसिस की डेफिनेशन, हम किसको देख करके समझे कि हड्डियां खोखली हो रही हैं? तो ऑस्टियोपोरोसिस अगर हम देखें तो उसमें 2 पार्ट्स हैं, ऑस्टियो और पोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब है हड्डी, और पोरोसिस का मतलब है पोरोसिटी। पोरोसिटी मतलब कि हड्डियों का खोखला हो जाना, या जो उसकी जो डेंसिटी होती है हड्डी की, वो जो है वो उम्र के साथ या फिर वो किसी बीमारी की वजह से वो कम हो जाती है। तो हड्डियों का खोखले होने को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। एक आमतौर पे अगर हम बात करें, जैसे जैसे एक लकड़ी है, तो लकड़ी के अंदर जब दीमक खा जाती है उसको, तो वो लकड़ी जो है वो खोखली हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस को भी हम उसी दीमक खाई हुई लकड़ी से कंपेयर कर सकते हैं कि हड्डियाँ आपकी जो है ना वो उम्र के साथ वो जो है वो कमज़ोर हो जाती है। ओके। तो ऑस्टियोपोरोसिस ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर महिलाओं में हो सकता है इसके चांसेस, खास करके मीनोपॉज के बाद, क्योंकि एक तो जब महिलाएं एक उम्र क्रॉस करती हैं 30s के बाद, उनकी बोन लॉस ज़्यादा तेज़ी से होने लगती है, और जैसे ही मीनोपॉज होता है तो ईस्ट्रोजन जो उनके शरीर में बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियों में जो बोन लॉस है वो और भी ज़्यादा होने लगता है। तो इस वजह से हो सकता है उनमें ऑस्टियोपोरोसिस। हाँ, तो ऑस्टियोपोरोसिस जनरली एक बीमारी ज़्यादा कॉमन फीमेल्स में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आदमी लोग, पुरुष लोग इससे बच जाते हैं।
उनमें भी ये काफ़ी कॉमन है। तो जब हमारी जो बोन का जो एक मेटाबॉलिज्म है वो एक मैकेनिज्म होता है कि जिसमें बोन बनती है, जिसको हम बोन फॉर्मेशन कहते हैं, और बोन साथ में रिजॉर्ब होती है, यानी कि बोन जो है वो टूटती रहती है। तो ये फॉर्मेशन और रिजॉर्प्शन का जो साइकिल है, इसके बीच में एक बड़ा फाइन बैलेंस होता है। तो जब हम बच्चे से बड़े हो रहे होते हैं तो 25 से 30 साल पे हमारा पीक बोन मास आता है, जब हमारी बोन की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। सो इस टाइम पे हमारी बोन फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है और रिजॉर्प्शन कम हो रही है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके बाद क्या होता है कि बोन फॉर्मेशन थोड़ा कम होती है और रिजॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है। फीमेल्स में ईस्ट्रोजन जो है वो बोन प्रोटेक्शन और बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो जैसे ही मेनोपॉज आता है 45-50 की एज पे, उसके बाद सडनली ईस्ट्रोजन के कम होने की वजह से बोन रिजॉर्प्शन का जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सडनली बोन्स कमजोर हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है। तो आजकल के तौर पे एक मतलब हालांकि हम ये कहते हैं कि फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा कॉमन है, बट सीडेंटरी लाइफस्टाइल, पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स एंड अर्ली मेनोपॉज की वजह से हम ऑस्टियोपोरोसिस और ज्यादा देख रहे हैं फीमेल्स में। करेक्ट। तो ये जैसे आपने फीमेल्स का बताया कि इनमें मीनोपॉज की वजह से या अर्ली मीनोपॉज की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस देखा जा सकता है। अगर हमें ओवरऑल समझना हो कि मेल्स में भी क्या रीजन रहे, फीमेल्स का तो एक रीजन आपने बता दिया, तो ओवरऑल अगर किसी को भी ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो कुछ स्पेसिफिक कारण है कि इन वजहों से हड्डियां खोखली हो रही हैं? तो सबसे कॉमन जो हमारा जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो दो तरीके के होते हैं। एक है सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस और एक होता है पोस्ट मीनोपॉजल। तो पोस्ट मीनोपॉजल मैंने आपको बता दिया, जो कि महीने के बाद जैसे ही मीनोपॉज आता है उसके बाद होता है। सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस जनरली मेल्स में 70 के बाद आता है। दैट हैपेंस अगेन सेम चीज कि बोन का रिजॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है और बोन का फॉर्मेशन कम हो रहा है। तो जनरली वी सी इट आफ्टर 70। बट ये सब चीजें किताबी बातें हैं, जब हम किताब में पढ़ते थे अपने पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम पे, तब की बातें हैं। अब जो है, जो हम देख रहे हैं इस टाइम पे, हम अपनी पॉपुलेशन में देख रहे हैं, सो वी आर सीइंग अ लॉट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस बहुत जल्दी आ रहा है। क्या क्या उसके कारण है अगर मैं पूछूं तो मैं बताऊं तो उसमें सबसे पहले एक तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो हमारा लाइफस्टाइल जो है उसमें हमारे सबके लोग जो हैं 10 से लेकर 8 बजे तक वो एक चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं लैपटॉप के सहारे। तो कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस नहीं है। हम अपना सब कुछ हम मोस्टली जो भी हमारा होता है, कुछ भी हमें सामान वगैरह ऑर्डर करना होता है तो वो भी हम ऑनलाइन ले आते हैं। तो उसकी वजह से जो है हमारा जो एक्टिविटी लेवल है वो कम हो गया है। कुछ लोग आजकल जिम ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं जो स्ट्रेंथ में हेल्प करता है, लेकिन मैं कहूँगा 90% लोग जो है वो उस पर जाते नहीं है। दूसरी चीज, हमने कैसी ऐसी कुछ आदतें पाल ली हैं जिसमें सबसे ज्यादा है स्मोकिंग, अल्कोहल और तीसरा कैफीन इनटेक। ये तीनों चीजें जो है ना, दीज थिंग्स आर, ये बहुत अच्छी नहीं है। ये बोन की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इन सब चीजों की वजह से हम ये देखते हैं कि अब ऑस्टियोपोरोसिस जो है हम 40 की उम्र में भी देख रहे हैं औरतों में, और 50 की उम्र में आदमियों में देख रहे हैं। आपने ये जो स्पेसिफिक रीजंस बताए, एक तो आपने कहा सिटिंग, जैसे हम आजकल कहते भी है कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। तो अगर कोई इंसान बैठा ही रह रहा है, उसके काम है, वो नहीं उठ पा रहा ज्यादातर, कुछ टिप्स या एडवाइस आप देना चाहेंगे कि अगर आपकी सिटिंग जॉब है ही तो फिर भी आप खुद को कैसे मूव करें? तो देखिए, जब आप सिटिंग जॉब में हैं तो फिर आप जाहिर सी बात है एक जगह पे बैठे हुए हैं, उससे आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप बॉडी को स्ट्रेस नहीं दोगे तो देखिए, ना आपकी मसल्स बिल्ड होंगी, ना ही आपकी बोन्स बिल्ड होंगी। ये दोनों के दोनों साथ ही रहते हैं। अगर आपकी मसल्स ताकतवर रहेंगे तो ही आपकी बोन्स भी स्ट्रांग रहेंगी। लेकिन अगर आपको वो नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए, कोई भी 10 घंटे काम कर रहा है, सबसे पहली चीज तो ये है कि बीच में एवरी 20-30 मिनट्स एक बारी उठ के जरूर एक चक्कर जरूर लगाना है। कोशिश ये करिए कि वो जरूर करिए, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए ताकि एटलीस्ट आपकी मसल्स जो है उसमें थोड़ी सी एक्टिविटी रहे। क्योंकि अगर मसल्स काम ही नहीं करेंगी तो वो कमजोर हो जाएंगी, और अगर मसल्स कमजोर होंगी तो बोन भी कमजोर हो जाएगी। बाकी दिन में 15 से 20 मिनट अगर आप कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं बेसिक घर पे तो वो करिए, और ज्यादा आइडियलिस्टिक चले जाएं तो 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक या फिर 30 to 40 मिनट्स के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिम में। अगर आप ये कर सकते हैं, और कोशिश करें कि हफ्ते में अगर 4 से 5 दिन भी कर सकते हैं
तो वो भी सफिशिएंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो भी काफी अच्छा है आपकी बोन की स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग कर सकते हैं। आपने जैसे स्मोकिंग अल्कोहल के बारे में कहा, ये तो सभी जानते हैं कि सही चीज़ नहीं है, इसको आप जितना जल्दी छोड़ दें उतना बेहतर है। आपने कैफीन इनटेक की बात की, तो जैसे ऑफिस कल्चर ही है, ब्लैक कॉफ़ी हाथ में लेकर के घूमते हैं लोग। इवन बहुत सारे हम इंडियन घरों में देखते हैं, हालांकि चाय हमारे यहाँ की नहीं है, बट स्टिल इंडिया ने जिस हिसाब से चाय को अडेप्ट किया है, तो चाय लवर्स बहुत सारे हैं। कई लोगों के दिन की शुरुआत बिना चाय कॉफ़ी के हो ही नहीं सकती। गर्मी हो, ठंडी हो, कोई भी मौसम हो, 5-5, 6-6, 10-10 कप भी लोग चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं। कितनी मात्रा में चाय कॉफ़ी पीना हमारी हड्डी के लिए ठीक है, और कौन सा एक मार्कर क्रॉस करते हैं तो फिर हमारी हड्डियां उससे अफेक्ट हो सकती हैं? देखिए, अगर हम कॉफी और चाय दोनों को ही एक साथ ही हम रखें, तो अगर आप 3 कप से ज्यादा ले रहे हैं, यानी कि 4 एंड अबव, तो उसमें आपके ऑस्टियोपोरोसिस के चांस या बोन की स्ट्रेंथ कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आप ज्यादा चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, तो जो कैफीन आपकी बॉडी में है वो आपके कैल्शियम को जो है वो रिजॉर्ब करवाता है, और वो यूरिन से उसकी एक्सक्रीशन को ज्यादा इंक्रीज करता है। तो कैल्शियम जो है, जो हमारी यूरिन से निकल रहा है, वो कैल्शियम आ कहाँ से रहा है? वो कैल्शियम आ रहा है ब्लड से। हम ब्लड में जो कैल्शियम की जो मात्रा है वो हमारी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो उसके लिए अगर वो आपका ब्लड से कैल्शियम निकल रहा है, तो वो सारा का सारा कैल्शियम जो है वो बोन से निकाला जाता है ताकि ब्लड में सही रहे, क्योंकि अगर ब्लड में सही नहीं रहेगा तो आपकी मसल्स काम करना बंद कर जाएंगे, विच इंक्लूड्स द हार्ट की मसल्स। तो फिर इसीलिए इसकी मात्रा जो है हमारे को बहुत लिमिटेड रखनी चाहिए। ठीक है। इसमें अगर हम थोड़े से संकेतों की बात करें, तो क्या ओस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स एकदम से आते हैं, या फिर जैसे इसे साइलेंट डिजीज कहा जाता है, तो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं ज्यादातर? ऑस्टियोपोरोसिस को साइलेंट डिजीज ही कहा जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। साइलेंट डिजीज का मतलब क्या है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसमें आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आपको ये हो रही है, इसलिए उसकी टेस्टिंग से ही पता चलता है। ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स जो है बहुत ही माइल्ड, नॉन स्पेसिफिक से होते हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है, कभी कभी आपको नॉन स्पेसिफिक बैक पेन हो रहा है, हल्का फुल्का कमर में दर्द हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बोन की स्ट्रेंथ कम हो रही है, उसकी वजह से वो बोन लोड नहीं ले पा रही है, तो उसकी वजह से दर्द होता है। सबसे ज्यादा कॉमनली ऑस्टियोपोरोसिस जो है सबसे पहले जो है वो स्पाइन में इफेक्ट करता है। तो क्या होता है कि जब आप खड़े हो रहे हैं तो वो सारा का सारा स्ट्रेस जो है वो आपके वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइन ले रहा है, तो स्पाइन धीरे धीरे करके पिचकने लग जाता है, जिसकी वजह से हाइट लॉस होने लग जाता है। तो आप देखेंगे कि आप 50 की उम्र में, आपकी फीमेल्स में स्पेशली देखा जाता है, 50-60 की उम्र में एक हाइट होती है, लेकिन जब ऑस्टियोपोरोसिस होता रहेगा तो सबसे पहले हाइट छोटी होगी, कई लोग 1 से 2 इंच छोटे हो जाते हैं। दूसरा, जो वर्टिब्रा है वो एक स्क्वायर शेप में है, उसमें क्या होता है कि आगे की हड्डियां ज्यादा कमजोर है और पीछे वाली हड्डी जो है वो ठीक रहती है। तो एज अ रिजल्ट ये वेजिंग हो जाती है वर्टिब्रा की, मतलब कि वो आगे से नैरो हो जाती है और पीछे से ठीक रहती है, जिसकी वजह से स्पाइन में एक स्टूप्ड पोस्चर, या जिसको हम कुबड़ापन कहते हैं, वो आ जाता है। तो ये अगर चीजें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि ऑस्टियोपोरोसिस काफी एडवांस हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, तो लेकिन ये एडवांस सिम्टम्स हैं? ये मोस्टली जो नॉन स्पेसिफिक पेन है, ये एक अर्ली सिम्टम है कि आपको जो थोड़ा सा भी काम करने पे दर्द हो रहा है, वो एक अर्ली सिम्टम है। लेकिन जब आपकी हाइट कम हो रही है और कुबड़ापन आ रहा है, वो एक एडवांस सिम्टम हो जाता है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा कॉमनली ऑस्टियोपोरोसिस प्रेजेंट करती है वो है फ्रैक्चर के साथ। बार बार फ्रैक्चर होना आसानी से? जी बिल्कुल। तो अगर किसी का फिर बार बार फ्रैक्चर हो रहा है, आसानी से हड्डियां टूट जा रही हैं, तो क्या ये एक साइन है ऑस्टियोपोरोसिस का उनमें? जी बिल्कुल। तो देखिए, बोन की एक स्ट्रेंथ होती है और बोन की उस स्ट्रेस को हैंडल करने की कैपेसिटी होती है। तो अगर आपकी बोन की स्ट्रेंथ कम हो जाए तो वही स्ट्रेस जो एक यंग आदमी को मिलता है उसमें वो हड्डी टूटती नहीं है, लेकिन क्योंकि हड्डी कमजोर हो गई है तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोटिक बोन जो है वो जल्दी टूट जाती है। सबसे कॉमनली जो ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां टूटती है वो है स्पाइन, दूसरा हिप और तीसरा रिस्ट। तो आप देखेंगे कोई 60 साल की महिला है, वो जस्ट थोड़ा सा उनका बैलेंस बिगड़ा और हाथ के बार अगर उन्होंने गिर गई तो उनके रिस्ट की हड्डी टूट जाती है। ये स्पाइन और हिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अगर ये चीजें बार बार हो तो उससे आपका बोन स्ट्रेंथ कम होने के साथ साथ, मसल स्ट्रेंथ कम होने के साथ साथ आपके चलने फिरने की जो
आगे के फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी है वो काफी कम हो जाती है। ओके। तो जो फ्रैक्चर्स हैं ये क्या एक एज क्रॉस करने के बाद ही ज्यादातर कॉमन होते हैं, या यंगर जनरेशन में भी अगर फ्रैक्चर्स बार बार हो रहे हैं तो हम ऑस्टियोपोरोसिस के लिए थोड़ा सा कर सकते हैं आइडेंटिफाई? सो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से अगर फ्रैक्चर होंगे वो ज्यादातर हम ओल्ड एज में ही देखते हैं, लेकिन जब यंग में अगर हो रहे हैं तो फिर हमारे को यही देखना है कि क्या कोई पर्टिकुलर कारण तो नहीं है जिसकी वजह से वो हड्डी टूट रही है। कई लोग होते हैं जो कि एक्चुअली बार बार गिरते रहते हैं, लेकिन हमारे को जो देखना है वो है ट्रिवियल ट्रॉमा जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो इंजरी के जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है बहुत ही हल्का सा है, उसमें वो फ्रैक्चर हो रहा है। प्लस लोकेशन एंड टाइप ऑफ फ्रैक्चर ऑल्सो हमारे को देखना होता है। तो अगर कोई यंग है जिसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद फ्रैक्चर हो रहा है तो हम उसको ऑस्टियोपोरोसिस से नहीं करेंगे। कई फ्रैक्चर्स टिपिकली होते हैं जो ट्विस्टिंग इंजरी से होते हैं, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस से बहुत बारी रिलेशनल नहीं होता। बट अगर किसी यंग मेल या फीमेल को हो रहे हैं तो हम उसमें रिस्क फैक्टर्स हमें देखने होते हैं। कोई रिस्क फैक्टर्स है, जैसे मैंने कुछ रिस्क फैक्टर्स बताए, स्मोकिंग, अल्कोहल एंड कैफीन इनटेक। उसके अलावा और रिस्क फैक्टर्स होते हैं इनटेक ऑफ स्टेरॉइड्स। तो अगर किसी को कोई लंग्स की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको ओरल स्टेरॉइड लेने पड़ते हैं, तो स्टेरॉइड्स एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। कोई और मेडिकल प्रॉब्लम्स है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह, ये सब चीजें जो है, अगर ऐसे कोई रिस्क फैक्टर्स है तो हमारे को ऑस्टियोपोरोसिस के लिए स्क्रीन जरूर करना चाहिए। स्टेरॉइड्स का बहुत सारे, जैसे आपने कहा लंग्स के जो पेशेंट्स होते हैं तो इनहेलर्स वगैरह में ओरल स्टेरॉइड्स होते हैं। आजकल ऑटोइम्यून कंडीशंस भी बढ़ी हैं तो उसमें भी स्टेरॉइड्स की डोजिंग दी जा रही है। कोई ऐसे स्पेसिफिक टाइमिंग है कि इससे ज़्यादा आपने ज़्यादा दिनों तक स्टेरॉइड्स खाएं तो फिर आप ऑस्टियोपोरोसिस होने के रिस्क पर हैं? तो स्टेरॉइड्स के लिए ऐसे कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी उस हिसाब से नहीं होती है। नॉर्मली जो इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स होते हैं जो आप नेजल स्प्रे में ले रहे हैं या नेबुलाइजर में ले रहे हैं, उससे चांसेस आपकी ब्लड में स्टेरॉइड के जाने के रिलेटिवली कम होते हैं क्योंकि वो लोकल होते हैं। लेकिन जब आप ओरल स्टेरॉइड्स खा रहे हो तो या तो आपको क्या होता है कि कभी भी कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने 5 दिन का स्टेरॉइड खिला दिया। ये आप एक बार ही खाएंगे तो चांसेस रिलेटिवली कम है, लेकिन ये 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, हर बार ही आप अगर खाते रहे तो ज्यादा होता है। आजकल हमारे को ऑस्टियोपोरोसिस और ज्यादा यंग में क्यों दिख रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है जो अभी कोविड निकला था। कोविड में जब हमारी जो वो वेव आई थी, सेकेंड वेव आई थी, उस टाइम पे जितना सिवियर रेस्पिरेटरी इश्यूज आए थे, उस समय हमारे को बहुत ज्यादा लोगों को स्टेरॉइड्स ओरल देना पड़ा था। उसकी वजह से स्टेरॉइड्स के जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं वो उस टाइम पे तो हमें नहीं आई, लेकिन अब वो 2-3 साल के बाद हम वो सब कुछ देख रहे हैं। सो वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस जो कि कोविड में स्टेरॉइड लेने के कारण हुआ। अच्छा, मतलब इतने अगर कम टाइम के लिए भी ले रहे तो भी अफेक्ट कर सकता है? जी बिल्कुल। मतलब वो सबको नहीं होता, लेकिन सबकी बॉडी अलग रिएक्ट करती है। सबकी बॉडी अलग होती है। हमने कई ऐसे पेशेंट देखे जिनको जो वेंटिलेटर पे चले गए, 1-1 महीने तक वो आईसीयू में रहे हैं उस टाइम पे, तो उनको जो स्टेरॉइड की मात्रा दी गई है वो बहुत ही ज्यादा रही है। मतलब कितनी फिर भी डोजिंग दी गई होगी? तो उनको बेसिकली 1 महीने तक जो है ओरल स्टेरॉइड्स और इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स पे रखा है। अच्छा। जो कि कैनुला से डाल रहे हैं, तो वो सारा का सारा स्टेरॉइड ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है। तो वो जब जाता है तो देन वो ऑस्टियोपोरोसिस को कॉज करता है, वो बोन की डिस्ट्रक्शन को और ज्यादा स्टिमुलेट करता है। तुरंत हो सकता है या कुछ टाइम के बाद? जनरली थोड़ा टाइम लगता है इसमें। अच्छा, ओके। तो मतलब ऐसे लोग भी हैं रिस्क पर। बिल्कुल। इसमें जो हम लोग आजकल बात करते हैं कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी की बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, क्या इसका लिंक है कहीं ऑस्टियोपोरोसिस से? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कैल्शियम जो है ये हमारा बोन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, बोन का सबसे बड़ा न्यूट्रिशन जो है वो कैल्शियम है। सिमिलरली विटामिन डी का डायरेक्ट लिंकेज क्या है कि विटामिन डी हेल्प करती है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में। तो अगर विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा आपकी इंटेस्टाइन से। तो कैल्शियम का एक ठीक मात्रा में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस कैल्शियम का ठीक मात्रा में रहने के लिए हमारा विटामिन डी इंटेक जो है वो अच्छा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम जिस एरिया में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर या फिर इवन नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से डिस्पाइट द फैक्ट कि हम आप सनलाइट के अंदर भी रहें
तो भी विटामिन डी जो है वो बनेगा नहीं, क्योंकि वो यूवी रेस जिससे विटामिन डी बनता है वो हमारे को मिलती नहीं है। नहीं है, तो करेक्ट है। एज अ रिजल्ट हमारे को जो है विटामिन डी के लिए सनलाइट के अलावा ओरल सप्लीमेंटेशन पे ज्यादा निर्भर रहना चाहिए। ठीक है, मतलब कैल्शियम और विटामिन डी कहीं ना कहीं एक फैक्टर हो सकता है। बिल्कुल। तो ये जो हम लोगों ने कारण समझे ओस्टियोपोरोसिस के, और आपने सिम्टम्स बताए कि शुरुआत में इस तरीके से प्रेजेंट करता है थोड़ा बहुत, और फिर बाद में इस तरीके से दिखाई देता है। यंगर जनरेशन में अगर हमें समझना हो कि किस उम्र में ज्यादातर लोग रिस्क पर हैं, तो कोई ऐसा एज क्राइटेरिया है कि इस उम्र के लोग फिर भी रिस्क पर हैं? जनरली ऑस्टियोपोरोसिस जो है 40 के बाद देखा जाता है। ठीक है। 30 से 35 तक की उम्र, मतलब 25 से 35 की उम्र का जो है वो पीक बोन मास होता है। तो अगर वो अटेन करने के बाद जब बोन स्ट्रेंथ डिप्लीट होती है तो हम जनरली 40 के बाद ही देखते हैं, और हम आजकल फीमेल्स में 40 पे देख रहे हैं। तो ये जो उम्र है ये हम ये देख रहे हैं डेकेड बाय डेकेड, हर 10 साल में ये उम्र कम होती जा रही है। तो जब मैं पढ़ रहा था उस समय ये उम्र 50 थी और आज ये 40 पे पहुंच चुकी है। आगे हम देखते हैं कि कहाँ तक जाती है। तो अगर कुछ लोग चाहते हैं कि हम ओस्टियोपोरोसिस के रिस्क से बचे रहें, तो आप हमारे साथ हैं। हम प्लीज चाहेंगे आपसे कि हमारी ऑडियंस के लिए आप कुछ टिप्स और एडवाइस जरूर दे दीजिए कि अगर वो चाहते हैं कि उनकी हड्डियां खोखली ना हो जल्दी, तो क्या ऐसे 5-6 चीजें अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करें वो? हाँ जी, तो सबसे पहली चीज आ जाती है कि डाइट। तो डाइट में आपको कुछ चीजें हैं जिसका हमेशा ध्यान रखना है। कैल्शियम, विटामिन डी एज वेल एज प्रोटीन इनटेक, ये सब कुछ अच्छा मेंटेन करके रखना है। तो जैसे हरी सब्जियां होगी, ब्रोकली होगी, पालक होगी, मेथी होगी, ये सारी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। प्रोटीन के लिए आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो अंडे, चिकन या फिश, और अगर वेजिटेरियन है तो सोया हो गया, पनीर हो गया। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कैल्शियम के लिए तो दूध हो गया, छाछ हो गई, दही हो गया, ये सब। तो पहली चीज थी डाइट, जो कि हमने अभी बात करी। दूसरी चीज आ जाती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब है कि आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेस देना है ताकि आपकी मसल्स और बोन बिल्ड कर सके। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सबसे एक नॉर्मल तरीका है ब्रिस्क वॉकिंग करना फॉर अराउंड 40 मिनट्स, और दूसरा है कोई भी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, चाहे जिम में चाहे सोसाइटी के पार्क में हो, वो करें। फिर उसके बाद आ जाता है हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स का मतलब है कि अल्कोहल का और स्मोकिंग का, इन सब का सेवन, और एक्सेसिव चाय या कॉफी का सेवन जो है वो कम करिए। उसके अलावा एक और जरूरी है कि अगर आप रिस्क फैक्टर है आपको, तो उसकी स्क्रीनिंग जरूर कराएं। तो स्क्रीनिंग करनी चाहिए, क्योंकि बोन डेंसिटी जो है आप कुछ टेस्ट के साथ स्क्रीन कर सकते हैं, तो आपको वो कराना चाहिए। कौन से टेस्ट हैं जो ओस्टियोपोरोसिस के बारे में पहले से डायग्नोस कर सकते हैं? सो ओस्टियोपोरोसिस के लिए जो एक स्कैन होता है उसको हम डेक्सा स्कैन कहते हैं या बीएमडी कहते हैं, बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री। ये एक एक्सरे की फॉर्म का टेस्ट होता है। इट्स अ नॉन इन्वेजिव टेस्ट, जो कि मोस्ट ऑफ द रेडियोलॉजी सेंटर्स में ये अवेलेबल होता है। ये बहुत ज़्यादा जगहों पे किया जाता है। जो सबसे स्टैंडर्ड जो WHO की रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से हमें हिप का और स्पाइन का करना होता है। फिर उसके बाद वो बताता है आपकी बोन स्ट्रेंथ किस लेवल पे है एज कंपेयर टू एक 25 साल का जो एक नॉर्मल आदमी है उसके, मेल या फीमेल आपकी पर्टिकुलर रेस को लेके। तो उसका फिर उससे वो नापते हैं एक टी स्कोर, और जिससे हम 3 विभागों में बांटते हैं। एक हो गया नॉर्मल, एक हो गया ऑस्टियोपीनिया यानी कि बॉर्डरलाइन ऑस्टियोपोरोसिस, और एक हो गया फ्रैंक ऑस्टियोपोरोसिस। और किस उम्र के बाद ये टेस्ट कराना चाहिए? ये जैसे फीमेल्स में अब तो 40-45 की उम्र के बाद अगर उनको पेन्स हो रहे हैं तो उनको जरूर कराना चाहिए। नॉर्मली आफ्टर 50 to 55 ईयर्स, या फिर मैं कहूंगा कि मीनोपॉज के 10 साल के बाद करा लेना चाहिए। ठीक है। और इसमें अगर किसी ने टेस्ट कराया और आपने जो 3 मार्कर्स बताए, एक नॉर्मल, एक ओस्टियोपीनिया और एक ओस्टियोपोरोसिस के रेंज में, तीनों में से अगर कोई भी पेशेंट तीनों कैटेगरी में फॉल करता है, 3 अलग अलग पेशेंट, तो फिर आप उनके लिए क्या एडवाइस देते हैं? देखिए, जो नॉर्मल है उनके लिए सब कुछ ठीक है। आप अपना बस एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखिए, ये सब कुछ ही करना है। ऑस्टियोपीनिया वाले जो हैं इनको थोड़ा सा ये बॉर्डर लाइन है, तो इनके केसेस में जो एक्सरसाइजेज है ये थेराप्यूटिक है, यानी कि आपके ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करना कि वहां तक वो पहुंचे ना, उसमें उसके लिए बहुत जरूरी है।
ऑस्टियोपेनिया वालों के लिए कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक लेना बहुत ज़रूरी है, वो अनिवार्य है, ठीक है। उसके बिना आप नहीं रह सकते। हम्म, लेकिन जब एक चीज़ फ्रैंक ऑस्टियोपोरोसिस में चलेगी या फिर आपको ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हो गया और फ्रैक्चर के बाद भी टी स्कोर आपका चाहे वो नॉर्मली क्यों ना हो, उन केसेस में हमारे को स्पेशल कुछ मेडिसिन होती हैं वो देनी पड़ती है, जो क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी अकेला इसमें काम नहीं करेगा। और अगर किसी को मतलब जो ऑस्टियोपोरोसिस है वही डिटेक्ट हो गया टेस्ट के बदौलत, तो फिर उसमें जो आपने कहा दवाइयों का रोल है, कितने लंबे समय तक दवाइयाँ चलती हैं, किस तरीके की दवाइयाँ रहती हैं? हाँ, तो दवाइयाँ इसमें अगर मैं बोलूँ तो इसमें दवाइयाँ हैं, 2 तरीके की होती हैं। एक होती है कि बोन की रिजॉर्प्शन, क्योंकि जो बोन खत्म हो रही है, टूट रही है, उसको रोके, और दूसरा हो गया बोन फॉर्मेशन वाली, यानी कि बोन को स्टिमुलेशन करे। तो हमारे जो सबसे स्टैंडर्ड दवाइयाँ हैं वो एंटी रिजॉर्प्टिव्स होती हैं, यानी कि वो रिजॉर्प्शन को कम करती हैं। इसमें जो दवाइयाँ आती हैं वो या तो हम हफ्ते में 1 बार ले सकते हैं, या महीने में 1 बार ले सकते हैं, या कुछ इंजेक्शन है जो 6 महीने या साल में लेते हैं। इसका ट्रीटमेंट जो है ये आपका जो है 5 से 10 साल तक चलता है, और इसको मॉनिटर करने के लिए हमारे को जो है और बीएमडी कराते रहना चाहिए एवरी 1 to 2 ईयर्स। और कुछ जो दूसरी दवाई होती है वो होती है बोन फॉर्मेशन वाली, तो इसमें जो है डेली इंजेक्शंस लगते हैं जो कि पेट में लगते हैं। अच्छा। और ये इंजेक्शन जनरली जो इनकी सेफ्टी प्रोफाइल है उसके हिसाब से ये 1.5 साल तक दिए जाते हैं। ये ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसमें दिया जाता है, और जो एंटी रिजॉर्प्टिव्स है वो माइल्डर ऑस्टियोपोरोसिस में दिए जाते हैं। जो ट्रीटमेंट है तो बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब आपने कहा हड्डियों का खोखला होना, तो क्या इन ट्रीटमेंट से, मेडिसिन से, इंजेक्शन से खोखली हो चुकी हड्डियां होती हैं वो वापस आ सकती हैं, या फिर सिर्फ आपको मैनेज किया जाएगा? जब आप कैल्शियम और विटामिन डी सिर्फ ले रहे हैं तो जनरली आपका वो मेंटेन करके रख सकता है, बट वंस यू स्टार्ट ऑफ विद द ट्रीटमेंट तो फिर उसका एम 2 होते हैं। एक होता है कि जो रेट ऑफ रिजॉर्प्शन है उसको स्लो डाउन करना, और दूसरा है कि ऑलरेडी जो बीएमडी खराब हो चुका है उसको भी इम्प्रूव करना। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये एक्चुअली उसको भी इम्प्रूव करती हैं, और जो हमारा टी स्कोर जो 2.5 तक से ऊपर जा चुका है उसको हम कम करने में, टू मेक इट टू नॉर्मल या ऑस्टियोपेनिया, हमारा ये एम होता है, और ये दवाइयाँ वो सक्सेसफुली कर सकती हैं। ठीक है। और अगर इस तरीके की दवाइयाँ चल रही हैं तो इन दवाइयों के लॉन्ग टर्म में कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, या मतलब सही रहते हैं? हाँ, दवाइयों के देखिए कोई भी दवाई हो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे जो ऑस्टियोपोरोसिस की जो दवाइयाँ हैं जो हम एंटी रिजॉर्प्टिव्स लेते हैं, इसमें कई बारी पेशेंट्स को बुखार आ सकता है, थोड़ा सा बॉडी पेन हो सकता है शुरुआत में, बट धीरे धीरे करके वो उससे अडेप्ट हो जाते हैं। अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस की दवाई ले रहे हो और आपका दांत लूज हो रहा है तो आपको अपने डेंटिस्ट को ये ज़रूर बताना है कि ये दवाई आप ले रहे हैं, क्योंकि अगर वो आप नहीं बताएंगे तो कभी कभी जॉ की बोन में नेक्रोसिस होने का एक रिस्क होता है, तो उस केस में हमारे को ये दवाई बंद करनी पड़ती है। नेक्रोसिस मतलब? नेक्रोसिस मतलब बोन का खराब हो जाना, बोन का डेड हो जाना। अच्छा, तो ये एक कंडीशन होती है जो हालांकि होती 0.1% में ही है, लेकिन अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो उनको बताइए ज़रूर कि आप ऑस्टियोपोरोसिस की दवाई ले रही है, तो हो सकता है कि उस दवाई का उससे कोई रिलेशन हो। तो इन दवाइयों के जो आपने हमें साइड इफेक्ट्स बताए हैं तो ये आपने कहा 0.1% लोगों में ही रहते हैं, लेकिन ये जो बुखार वाली चीज है ये क्या फिर सब में होती है, या ये भी रेयर है? लगभग 10% केसेस में होती है। जब हम इंजेक्शन देते हैं तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा चांसेस होते हैं। बट इंजेक्शन का एक फायदा ये है कि एक ही बारी में दवाई मिल जाती है, साल भर का काम पूरा हो जाता है। लेकिन जो ओरल मेडिसिन है उसमें कभी कभी कंप्लायंस का इश्यू होता है, क्योंकि लोग लेना भूल जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। तो अगर दवाइयाँ चल रही हैं तो फिर टेस्ट करा के देखे सब चीजें नॉर्मल आ गई तो दवाइयाँ बंद हो जाती हैं? जी बिल्कुल। तो जो ये दवाइयाँ होती हैं ये हमारे को कम से कम 2 साल के लिए लेनी है। उसके बाद हम टेस्ट करके देखते हैं कि बोन डेंसिटी इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई है। अगर वो इम्प्रूव होके नॉर्मल हो गई है तो आप इसको बंद कर सकते हैं, फिर एवरी 2 ईयर्स आप इसको फॉलो करें। लेकिन अगर कम हुआ है लेकिन नॉर्मल नहीं हुआ है तो ये दवाइयाँ लेनी पड़ती है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मोस्टली पेशेंट्स को 4 से 5 साल तक के लिए ये दवाइयाँ लेनी पड़ती है।
और अगर दवाइयाँ ऐसे कोई ले रहा है तो नॉर्मल आ गया उनका रेंज, या 4-5 साल में भी खाया उनका नॉर्मल आ गया, फिर चांसेस है कि वापस से हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड है तो हाँ, ये वापस से हो सकता है, इसीलिए आपको इसको बार-बार फॉलो करते रहना चाहिए। तो एक एज के बाद जो आपने कहा डेक्सा स्कैन, ये हमें कराते रहना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। और ये जो डॉक्टर यंगर जनरेशन की हम बात कर रहे हैं कि आजकल उन लोगों में भी इस तरह की दिक्कतें देखी जा रही हैं बोन रिलेटेड, तो क्या उनमें ऐसा है कि अभी से उनके कुछ ऐसे गलत हैबिट्स हैं जो आगे चल करके उनको रिस्क में डाल रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस होने के? हाँ, तो डेफिनेटली वो रिस्क फैक्टर्स हैं। एक अच्छी चीज़ आजकल की जनरेशन में हुई है कि दे आर वेरी सेंसिटिव फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। यस। तो सब लोग जिम वगैरह जा रहे हैं। ये जो हमारी मदर्स वगैरह की जो जनरेशन थी उस टाइम पे ये लोग एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। इनको लगता था कि किचन में बस खड़े होके काम करना जो है वो सफिशिएंट एक्सरसाइज है, वो इनसफिशिएंट है। तो एक जगह पे मैं देख रहा हूँ कि ये प्रोग्रेस हुई है हमारी अभी आने वाली जनरेशन में कि वो एक्सरसाइजेस अच्छे से कर रही हैं, बट एट द सेम टाइम जो हमारी बोन के लिए कहो कि पॉइजन है, वो चीज़ों का इनटेक, उन सब का सेवन ज़्यादा बढ़ चुका है। आजकल स्मोकिंग, अल्कोहल और कैफीन, ये सब चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो ये सारे की सारी चीज़ों की वजह से हम ये सोच रहे हैं कि शायद ऑस्टियोपोरोसिस की इंसिडेंस और ज़्यादा बढ़ने वाली है आगे के टाइम में। ठीक है। डाइट का आपने जो हमें बताया था, तो कुछ ऐसे सुपर फूड्स आप बताना चाहेंगे जो कैल्शियम रिच होते हैं और विटामिन डी अब्सॉर्ब करने में भी हेल्प करते हैं, जो हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं सो दैट हमारी हड्डियां स्ट्रांग रहे और ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क कम हो? जी, तो जनरली कैल्शियम रिच में सबसे ज़्यादा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो दूध हो गया, कई लोग दूध नहीं लेते तो दही, छाछ, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिमिलरली पनीर हो गया, तो ये सारे के सारे काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। दूसरा फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर वेरी हेल्पफुल एंड नट्स, तो जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, सिसमी सीड्स, चिया सीड्स, ये सब चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नॉन वेजिटेरियन में फिश इज़ वेरी गुड। तो ये सारी चीज़ें हम कंज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक्सरसाइज में आपने कहा जैसे कि ब्रिस्क वॉक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो सबसे बेस्ट है। जी बिल्कुल। तो अगर इसका कॉम्बिनेशन बना करके रखते हैं हम तो ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को कम किया जा सकता है। एग्जैक्टली। करेक्ट। तो आई थिंक इस सेशन डॉक्टर हम लोगों ने जो भी बातचीत की है ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, वो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। हम चाहते हैं जाते जाते एज अ फाइनल गो टू होम मैसेज आप हमारी ऑडियंस के लिए एक कंक्लूजन के तौर पे ये जरूर बता दें कि ऑस्टियोपोरोसिस कितनी गंभीर बीमारी है, अगर हो गया तो क्या सिम्टम्स वॉच आउट करें और उससे बचने के लिए टिप्स क्या क्या हैं? जी, सो ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो साइलेंट डिजीज है। आपको पता नहीं चलेगा कि ऑस्टियोपोरोसिस है। ये बिल्कुल बीपी की तरह मैं कहूँगा, क्योंकि बीपी भी जब आपका बढ़ता है तो आप उसकी दवाइयाँ ले रहे हैं ताकि आपको आगे जाके हार्ट डिजीज, स्ट्रोक वगैरह ना हो। तो ऑस्टियोपोरोसिस का भी ट्रीटमेंट आपको इसलिए करना है कि आगे जाके आपको फ्रैक्चर्स ना हो। सो ऑस्टियोपोरोसिस को समझना ज़रूरी है, उसको स्क्रीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपकी एज 50 हो चुकी है तो आपको डेक्सा स्कैन कराना ही कराना है। अगर आपको बॉडीज में पेन हो रहे हैं तो भी आपको डेक्सा कराना ही कराना है। एक्सरसाइजेस करिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करिए, डाइट का ध्यान रखिए और जितने भी अल्कोहल और कैफीन और स्मोकिंग, इन सब से जो है बच के रहिए। परफेक्ट। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे हम तो हम खुद को, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के रिस्क से बचा सकते हैं। बिल्कुल। ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। आपने बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है हमारे साथ शेयर की है एंड आई होप आपने भी सेशन को एंजॉय किया होगा। बिल्कुल, मैंने बहुत एंजॉय करा। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।